इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेहमानों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राज्यसभा के सांसद हैं। स्वागत है जफर साहब आपका। जफर सरेशवाला जी भी हमारे साथ हैं, मौलाना आजाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। स्वागत है सरेशवाला जी। शादाब चौहान आज जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका स्वागत है शादाब। और शोएब जबई हमारे साथ हैं, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं। आपका भी शोएब स्वागत है इंडिया टीवी पर। तो चर्चा शुरू करें इससे पहले जो बात हम कर रहे थे, जफर साहब, अफगानिस्तान से लगातार कल रात से जो तस्वीरें आ रही हैं, अब वो किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन एक तरफ जहां हाहाकार मचा है काबुल में, पूरे अफगानिस्तान में लोग किसी भी कीमत पर अपना देश छोड़कर जाना चाहते हैं और इसके लिए चलते जहाज के इंजन पर बैठकर हवा से गिरने के लिए तैयार है। 3 लोगों की ऐसे हालात में मौत हुई और वो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं। लेकिन हमारे देश में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है, पूरी दुनिया में होंगे, लेकिन हमारे देश में भी हैं जिनको लगता है कि ये तालिबान जरा टॉलरेंट तालिबान है, ये समझदार तालिबान है, ये वैसा तालिबान नहीं है जो हमने 1996 में देखा था। ये अफगानिस्तान के रियल स्टेक होल्डर्स हैं, सत्ता में इनका हिस्सा है और ये खून खराबे किए बगैर सत्ता में आए हैं, इसलिए इनका स्वागत होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत जल्दी किसी को भी इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। अभी हालात के बारे में ठीक से किसी को जानकारी नहीं है और मुझे लगता है कि किसी भी इंसान को बिना जानकारी के इस तरह के जो स्टेटमेंट देते हैं वो सही नहीं है। मैं अभी तालिबान के बारे में, हम लोग पुरानी तालिबान के बारे में देखा है कि किस कठोरता से वो लोगों के साथ, खास कर महिलाओं के साथ जो उनका रवैया रहता है, लेकिन अभी मैं कोई टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि भाई सरकारी तौर से कोई पूरी जानकारी नहीं है और मैं महज कुछ टीवी पे देखे हुए फोटो से और या फिर लोगों के बोलने से मैं किसी तरह की टीका टिप्पणी से बचना चाहूँगा, इसलिए कि आज ये वक्त नहीं है। आज हमारे लिए प्राथमिकता दूसरी है सौरभ भाई। देखिए, हमारी प्राथमिकता दूसरी है। ये बातें, इन बातों को हफ्ते बाद अगर बात करेंगे तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन आज हमारी सरकार की प्राथमिकता सिर्फ एक ही है। तालिबान पे कोई कमेंट इसलिए नहीं कर रहे कि तालिबान ने अभी कुछ कमेंट किया है, तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने, लेकिन उस पर भी हम कोई मजीद उस पर बात नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा है कि जिस गवर्नमेंट ने, जिस कंट्री ने हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए अच्छे काम किए हैं, भारत ने काम किया है, 3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, उन लोगों के लिए अच्छे काम किया, इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने का काम किया, उनके लोगों को मैं किसी तरह का हताहत नहीं होने दूंगा। और आप देखिए उसका नज़रिया कि जो वहाँ पर जो प्लेन थी वो प्लेन भी लैंड कर गई, तो हमारे एयरफोर्स की प्लेन जो है C-17। तो मैं ऐसा कैसे आता हूँ कि इस वक्त हमारी प्राथमिकता हमारी सरकार की एक ही है और वो है कि वहाँ के जो लोग, वहाँ पे जो लोग हिंदुस्तान के, भारतीय मूल के लोग हैं, उनको वहाँ से इवैक्यूएशन कराना। और वो अभी हमारी प्राथमिकता है। इस वक्त कोई भी टीका टिप्पणी चाहे कोई करता हो तालिबान के फेवर में या खिलाफ, दोनों मेरे ख्याल से गलत होगा, इसलिए कि सरकार से बेहतर कोई नहीं जानता और सरकार जब इसके बारे में एक नज़रिया सरकार का आ जाएगा तब लोगों को भी सही से जानकारी होगी। लेकिन इस वक्त जो लोग तो सर्टिफिकेट देने का काम कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और इसलिए स्पेशली इस लिहाज से गलत है कि जिन्होंने तालिबान के पहले रवैयों को देखा है और किस लिए मशहूर थे वो और किस लिए बदनाम थे वो भी सब देखा है। लेकिन आज मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे जो प्राथमिकता है उससे हट के बात करें। हमारी प्राथमिकता है लोगों को इवैक्यूएशन से निकाल के द्वारा वहाँ के लोगों को निकालना, अपने लोगों को, और वही अभी सरकार की प्राथमिकता है। बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती है। हमारे एक चीज़ बहुत साफ है, हमारा देश अपने इंटरेस्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा और अपने इंटरेस्ट के लिए चाहे वो कोई भी सरकार है उससे अपने इंटरेस्ट को ही ध्यान में रखते हुए बात करेगा, ये पक्की बात है। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं जफर साहब, मैं 100% आपके साथ सहमत हूं कि इस वक्त भारत सरकार की पहली जिम्मेदारी यह है कि हमारे जो भी नागरिक अफगानिस्तान में हैं वो सकुशल भारत वापस लौट आए। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। जैसा आपने कहा कि ये किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि तालिबान किस लिए मशहूर था या तालिबान को दुनिया ने कब जाना और किन कारनामों की वजह से जाना था। तो आज ये कहना कि वो तालिबान अचानक से बदल गया होगा, वो लाखों करोड़ों लोग अफगानिस्तान के जो भारत के दोस्त हैं, भारत जिनका हमदर्द है,
उनके ऊपर जो बीत रही है उसकी बात भी हम ना करें तो यह भी मुझे लगता है जायज नहीं है। मैं दूसरे मेहमानों को चर्चा में शामिल करता हूं। नहीं, मैं अगर आपको एक छोटा सा जवाब दे दूं इस पर, नहीं, मैं बात करने से गुरेज नहीं मुझे, लेकिन जाहिर है कि एक दूसरे मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं जिसका पूरा पिक्चर अभी क्लियर नहीं हो पाया है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर हम इंतजार करेंगे, और खासकर इस वक्त में बात करना सही मुनासिब नहीं होगा कि हमारे लोग फंसे हैं। हमारे लोग जब बाहर वहां से निकल जाएं, अच्छी तरह से यहाँ पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर सेफली पहुंच जाए, उसके बाद सरकार मजीद इस पे बात करेगी और सरकार इस पे कुछ टिक्का टिप्पणी करेगी। लेकिन मैं फिर भी आपकी बात से इस बात से सहमत है कि जो लोग आज सर्टिफिकेट देने का काम कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, इसलिए कि उनको इनकी जानकारी के बिना इमोशनल होकर सर्टिफिकेट देना जो है बिल्कुल गलत है। देखिए, मुझे आज 20 साल हो गए, 25 साल हो गए जब से तालिबान का नाम पहली बार दुनिया ने सुना था, और पूरे दुनिया के सभ्य हिस्से ने जहां पर डेमोक्रेसी है चाहे डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन सबने ये कहा कि तालिबान जो अफगानिस्तान में करता है, अब मैं भी उसी तालिबान की बात कर रहा हूं जिसको हमने जाना है। जफर साहब अभी जो बात कह रहे हैं बड़ी सेंसिबल बात कह रहे हैं, तो चलिए मैं भी अभी के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन कभी गुरेज नहीं किया किसी ने ये कहने से कि तालिबान की सोच आतंकी सोच है। जहां स्टेडियम्स में गर्दनें काटी जाती हों, हाथ काट दिए जाते हों, जहां बच्चियों को कोड़े मारे जाते हों, औरतों को कोड़े मारे जाते हों, बच्चों की पढ़ाई पर पाबंदी लगाई गई हो, कि क्या कुछ नहीं देखा है हमने उस जमाने में। आज लोग उस तालिबान को क्रिटिसाइज करने से भी कतरा रहे हैं। शोएब जमई, आप मानते हैं कि तालिबान आतंकवादी है? देखिए, सवाल ये है कि हम तालिबान को क्रिटिसाइज करें या सपोर्ट करें, हकीकत बदलने वाली नहीं है कि तालिबान इस वक्त अफगानिस्तान के प्रेसिडेंशियल पैलेस में कब्जा जमा के बैठा और वो सत्ता में है। इस बात से हमको इनकार नहीं करना चाहिए था कि भारत पहले भी डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए से तालिबान से बात करने की कोशिश की। हमारे विदेश मंत्री जी दोहा भी गए, कतर भी गए और बैकडोर से बातचीत की कोशिश हुई। हालांकि वो सफल है असफल है ये तो हमें बहुत बाद में पता चलेगा, लेकिन मेरा ये स्पष्ट मानना है, मैं इस बात का स्टंट सपोर्टर हूं कि हमें तालिबान के साथ उसको रिकॉग्नाइज भी करना चाहिए एज ए गवर्नमेंट और उसके साथ बातचीत भी करनी चाहिए। इसकी दो बुनियादी वजह है, मैं आपको जरा गिनवा देता हूं। सबसे पहली बात यह है कि अगर हम नहीं बात करेंगे तालिबान से या हम उसको ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो हम क्या लूज करेंगे? हम 23,000 करोड़ के जो हमारे इन्वेस्टमेंट है उसको लूज करेंगे। हम फॉरेन डिप्लोमेसी के तहत जो हमारे अफगानिस्तान का लैंड बड़ा स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, वहां पे हमारी मिशंस जो चलती है, जहां से हम बलूचिस्तान को भी घेरते हैं, पाकिस्तान और चाइना जो है अपर हैंड ले लेगा अगर हमने उसको यहां से डील नहीं किया या हमने उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई। और हम कभी नहीं चाहेंगे, या फॉरेन पॉलिसी हमारी कभी नहीं चाहेगी कि चाइना और पाकिस्तान अपर हैंड ले ले और हम लूज करते हैं यहां से अपने मिशंस को भी और यहां से बलूचिस्तान को भी, और जो कि अफगान लैंड से ऑपरेट होते हैं। लेकिन एक बात आपको क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी कि हम इसको रिकॉग्नाइज क्यों करें, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स का ही इसमें बहुत बड़ा रोल है, उसकी सहमति से ये चीजें हो रही है। सबसे पहले तो आप देखते हैं कि जो मुल्ला बिरादर जिनको इंतरिम प्रेसिडेंट बनाने की बात चल रही है, 2010 में इसको पाकिस्तान ने कैप्चर किया था, यूएस के प्रेशर से ही 2018 में इसको रिलीज किया गया, फिर उनको पॉलिटिकल कमीशन का यहां से हेड बना करके निगोशिएशन करते हैं और यूएस उनके साथ एग्रीमेंट साइन करता है। 3 लाख फौजें जो अफगान की फोर्सेस है वो 75,000 तालिबानियों के सामने घुटने ऐसे टेक देती है जैसे वीडियो गेम में भी इतना आसानी से नहीं जीता जाता। अभी अफगान के प्रेसिडेंट जो गनी साहब जो गए, उनकी एक फोटो वायरल हो रही है कि वो जब तालिबानी जब प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुसे तो उनके साथ ऐसे गले मिल रहे जैसे बहुत पिछड़ा भाई। तो ये सब मुझे लगता है कि ये सब प्री प्लान्ड है। मुझे ऐसा डर है, खतरा है कि शायद तालिबान ने यूएस के साथ ये नेगोशिएट किया कि भैया हम अपना ओपीएम जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बेचेंगे, यूएस को बेचेंगे, आर्म्स डील हम आपसे करेंगे। एक बात बताइए, यूनाइटेड नेशन की फॉरेन पॉलिसी में फार्मास्यूटिकल कंपनीज, आपका जो एनालिसिस है वो बिल्कुल सही भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम जो आज बात कर रहे हैं, अमेरिका क्यों छोड़ के भागा? उसको अपनी फौजें निकालनी थी और उसने अफगानिस्तान पर 20 साल अफगानिस्तान में रहने के बाद और अफगान नागरिकों को यह भरोसा देने के बाद कि उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी उसकी है, वो कैसे छोड़ के भागा ये हम सब देख रहे हैं। वहां का राष्ट्रपति कैसे भागा ये भी हमने देखा। मैं तो एक बात कह रहा हूं, अगर उन्हें एक मेरा तो सीधा सवाल ये आपसे, तालिबानियों के सामने टेक दे जिनके पास ना गन है ना टैंक्स है ना जहाजें हैं, वो पुरानी, मैं आपकी बात से कहा, मैं आपकी बात से ना इत्तेफाकी नहीं रखता, मैं तो कह रहा हूं कोई डील हुई है तभी ये हुआ होगा। मैं तो आपसे दूसरी बात पूछना चाहता हूं, मैं तो दूसरी बात पूछ रहा हूं आपसे कि क्या अगर 1996 की तरह
अगर वो मध्य युग वाला कानून लागू किया तालिबान ने, तो क्या तब भी आप यही कहेंगे कि हमारे सामान्य रिश्ते होने चाहिए उससे? नहीं, देखिए, मैंने आपके चैनल में ही देखा है कि अभी जो उन्होंने एक नया पॉलिटिकल विंग बनाया, उसमें सोहेल शाहीन करके एक प्रवक्ता है जो अंग्रेजी में बड़ी अच्छी बोलते हैं, और उन्होंने बहुत सारे कहा कि भाई मेरे खिलाफ, ये तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया। क्योंकि हमारे पास कोई प्रवक्ता नहीं था तो हमने इंग्लिश चैनलों को ना इंटरव्यू दे पाए, ना किसी ने मेरा इंटरव्यू किया। हम यहाँ पे महिलाओं के जो अधिकार है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और जो अभी हम नया एक देख रहे हैं कि भाई अभी बिना खून खराबे के उन्होंने काबुल जीत लिया, वो खुद कह रहे हैं कि इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। 23,000 करोड़ के आपके जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है उसको सिक्योर करेंगे, किसी भी यहां से इंडियन नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और ऐसा हो भी रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी गुंजाइश है इसको भरोसा करने के लिए, और टॉक्स करने से भी हमारा फायदा है, वरना हम पाकिस्तान और चाइना को अपर हैंड दे देंगे, जो कभी नहीं होना चाहिए। देश की सरकार डिप्लोमेसी के जरिए उसको जो उचित लगे देश के हित में वो काम करेगी। दुनिया में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जहां पर दो सरकारें आंख से आंख नहीं मिला पाती हैं, लेकिन बैक चैनल उनकी बातचीत चलती रहती है, उनकी एम्बेसियां भी खुली रहती हैं, भले एक दूसरे को वो आतंकी देश भी कहते हैं, उसमें वो एक बिल्कुल सेपरेट अलग विषय है। लेकिन आज की हालात में, अभी 3 दिन पहले की खबर है, अब जैसे मैं एक ट्वीट देख रहा था, शादाब हमारे साथ हैं, शादाब ने भी यही बात की, उन्होंने एक ट्वीट किया कि तालिबान को शुभकामनाएं कि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हासिल की, और ये उम्मीद है कि वो निजाम मुस्तफा का राज कायम करेंगे जिसमें किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबको न्याय मिलेगा। हम शांति और न्याय के पक्षधर हैं। हम तो शांति और न्याय के पक्षधर हैं, क्या वो हैं शादाब? बिल्कुल सौरभ जी, हमने जो बात कही वो यही कहा कि काबुल में जिस तरीके से पीसफुली गवर्नमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये एक बेहतर संकेत था उसके मुकाबले कि जहां खून खराबा होता, हमारे नागरिकों की जान जाती। हम ये उनको कह देना चाह रहे हैं, अगर वाकई आप इस्लामिक देश होने की बात करते हो तो आपको अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। उस फॉर्मूले के अंदर आप किसी बेटी की इज्जत नहीं लूट सकते हैं, आप किसी से धार्मिक आजादी नहीं छीन सकते हैं, आप किसी पर अत्याचार नहीं कर सकते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने फ्रीली सबको गले लगाया है, और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनको अलाउ किया है, किसी को मजबूर नहीं। किसको गले लगाया? बार-बार उन्होंने किसको गले लगाया? तो ये जो लोग एयरपोर्ट पर जहाजों के इंजन पर बैठकर आसमान से गिर रहे हैं, इनको शौक चढ़ा था ये? बिल्कुल सौरभ भाई, अफगानिस्तान की आबादी लगभग 4 करोड़ है, लेकिन जो एयरपोर्ट पे लोग दिख रहे हैं, हो सकता है अफरा तफरी के शिकार हो, इनमें 10,000 भी नहीं है। ये 4 करोड़ लोगों में से 10,000 लोग भी नहीं है। और ये क्यों है? क्योंकि ये कहा गया जो जाना चाहता है वो जा सकता है। जो लोग वहां अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रहे वो बात है। हम तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी न्याय का फॉर्मूला अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का राज है, क्योंकि आपने देखा तमाम सरकारें रही हैं हिंदुस्तान में, क्या संपूर्ण मानवता को न्याय मिला है? नहीं मिला सर। अगर निजाम मुस्तफा का राज होगा, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में, उसमें किसी बेटी के साथ अत्याचार नहीं कर सकेगा कोई। और अगर तालिबान भी अच्छे तरीके से सरकार चलाता है तो हिंदुस्तान का तो ही किसी हिंदुस्तान में जफर भाई जो कह रहे हैं, हिंदुस्तान में आप देखिए शादाब साहब, मैं किसी रिलीजियस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में निजाम मुस्तफा कायम होना चाहिए, आप अच्छी मंशा से कह रहे होंगे, लेकिन इसको इंटरप्रेट दूसरे तरीके से किया जाएगा। यहां हमारे यहां एक संविधान बना हुआ है, कहिए संविधान का राज चलेगा, मत कहिए ये बात। सौरभ भाई, देश में आजादी से लेकर आज तक संविधान है, लेकिन श्री राम के नाम पर लोहिया जी, गांधी जी, अरे भाई, मैं शादाब मैं बात तालिबान की कर रहा हूं। आप तालिबान को तो बेहतर बता रहे हैं कि तालिबान ने सबको गले लगा लिया, और हिंदुस्तान में आपको चाहिए निजाम मुस्तफा, हिंदुस्तान में न्याय नहीं है। आप मतलब हिंदुस्तान को आज तालिबान से भी बदतर बता रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। तालिबान और अमेरिका की पीस डील में भारत के पी कुमारन साहब उपस्थित थे। अभी जफर भाई जो बात कह रहे हैं कि अभी हम कोई बात नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूं कि हमें विदेशी ताकतों को मौका नहीं देना चाहिए। हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स खराब हो जाएंगे, हमें अपने पड़ोसियों से रिश्ते सुधारना होगा। चाइना और पाकिस्तान से हमारे रिश्ते खराब हैं, अगर हम अफगानिस्तान से भी रिश्ते खराब कर लेंगे सिर्फ इस बुनियाद पर कि हम उनकी आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है, तो ये अच्छा नहीं होगा। हमें नेगोशिएशन करने होंगे, इसीलिए जफर भाई बहुत ही संजीदगी से उस बात को रख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि तालिबान निजाम मुस्तफा के राज के हिसाब से अगर काम करता है तो हम स्वागत करेंगे। अगर वो 96 से 2001 तक चलाया था, वो जो 96 से 2001 तक तालिबान ने राज चलाया, वो कौन सा राज था? वो तो कहते थे कि हम शरिया लॉ लेकर आए हैं, वो तो कहते थे कि हम बिल्कुल जो कुछ कहा गया है शरिया में कि ऐसे ही राजकाज चलना चाहिए, हम वैसा चलाते हैं। तो वो उस वक्त सही थे या गलत थे?
बिल्कुल सौरभ भाई, जो भी अगर नाम शरिया का ले रहा है, लेकिन वो अगर अत्याचार कर रहा है महिलाओं पर, अत्याचार कर रहा है मासूमों पर, तो वो शरिया लॉ नहीं हो सकता। क्योंकि शरिया लॉ, मैं निजाम मुस्तफा की बात कर रहा हूं। निजाम मुस्तफा में धार्मिक आजादी बेसिक कंसेप्ट है, निजाम मुस्तफा में बेटियों की सुरक्षा बेसिक कंसेप्ट है, निजाम मुस्तफा में अत्याचारियों को उन सजा दिलाना और मासूमों को समर्थन करना। अच्छा, एक मिनट, जफर इस्लाम जवाब दे रहे हैं, फिर सुरेश बालाजी के पास में जाऊंगा, बोलिए। देखिए, ये जो शादाब जो है ना, ये बेतुके सवाल, बेतुके बातें कर रहे हैं जिसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं, उसको लाके एक नया मुद्दा बना के अपनी जो राजनीति चमकाने के लिए। अरे भाई, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी, यहाँ पर कोई इस्लामिक मुल्क थोड़ी है। बेतुकी बातें क्यों कर रहे हो? खाली मुस्लिम समाज को तुम कटघरे में खड़ा करने का, अपने राजनीति चमकाने का। इस यहाँ पर देश में ये डेमोक्रेसी है, कोई सऊदी अरब नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है। हिंदुस्तान में एक कानून है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एतबार से आपको भी रहना है। यहाँ से यूएस जाओगे और वहाँ बात करोगे दूसरा, यूएस के हिसाब से रहना है, यहाँ तो बहुत ही है। ऐसे जो लोग जो है ना, मुनाफिक लोग हैं, उसमें आप भी एक है। हकीकत यह है कि आप कहिए कि सबको जिस तरह से डेमोक्रेसी में सबको अधिकार मिलता है, राइट। अरे एक मिनट, सर्टिफिकेट नहीं, आप जैसे बेवकूफ लोग ही ऐसे बदनाम करते हैं कम्युनिटी को। कोई काम धाम नहीं, बस फालतू के बकवास से निजाम ये चाहिए, निजाम वो चाहिए। क्या आपको नहीं मालूम? अरे आप जाहिलियत बहुत फैलाइए, अमेरिका में जाइएगा तो जूते पड़ेंगे आपको। निजाम मुस्तफा का क्या मतलब होता है? यहाँ पर निजाम मुस्तफा चलेगा? नहीं, निजाम मुस्तफा की जगह है ये। निजाम मुस्तफा का मतलब आप अपने दिल में रखिए ना, आप अपने लिए अपने रखिए निजाम मुस्तफा, आप अपने कॉन्डक्ट में रखिए, आप अपने कॉन्डक्ट में रखिए। आपको जो बोल रहे हैं, एडवोकेट कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, सबके लिए बराबर का अधिकार है, आपको हर चीज का राइट्स है, राइट्स ऑफ फ्रीडम, जो फ्रीडम जो आपको मिलना चाहिए वो है। लेकिन बेतुकी बात को बस ये आप जैसे लोग ही जो बदनाम करने के लिए बैठे हैं, हमें कोई और नहीं चाहिए। आप जैसे लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए पूरे कम्युनिटी किसने आपको बोला इस कम्युनिटी के बारे में बात करने के लिए? किसने बोला कम्युनिटी के बारे में बात करने के लिए? जो लोग राम राज्य की बात करते हैं, अंबेडकर राज की बात करते हैं, अरे किसने बोला? यहाँ पर देश की सरकार ने बराबर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बार बार कहा है देश की सरकार ने। हमारी पार्टी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा है। और आप जो है किसी कम्युनिटी के लीडर नहीं है कि आप जाके इस तरह की बात कम्युनिटी को रख के सामने बोल रहे हैं। आपको कोई अधिकार नहीं कम्युनिटी ने दिया है कि आप इस तरह की बात करिए और कम्युनिटी को कटघरा में खड़ा कीजिए। आप बोलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं, हम तो बोल रहे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको जो अधिकार दिया उसकी बात कर रहे हैं। हमने कौन सी ऐसी बात की? अगर आपको जाके बात करना है तो जाके बात कीजिए। आप जरा सा आपका सऊदी अरब में निजाम मुस्तफा चल रहा है, सऊदी अरब में निजाम मुस्तफा चल रहा है। शादाब एक मिनट मुझे, आप बार बार आप एक ही चीज की आपने रट लगाई है। सीधी सी बात है, भारत एक डेमोक्रेसी है। यहाँ पर अगर अब ये सरकार में बैठे हैं, ये कह रहे हैं, खुद मुसलमान कह रहे हैं कि भाई हम लोग एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, हमारा संविधान ही हमारी किताब है, हम उसी को मानेंगे, कानून उसी से चलेगा। आपको उससे कोई प्रॉब्लम है क्या? सर, इस देश में संविधान 1950 से है, लेकिन लोगों ने राम राज की बात की, अंबेडकरवाद की बात की, लोहिया राज की बात की। तो जो लोग अंबेडकर राज और लोहिया राज और राम राज की बात करते हैं, क्या वो संविधान नहीं मानते? मैं आपको जवाब देता हूं। अंबेडकर राज, एक सेकेंड सर, मैं बता रहा हूं ना, आपको फर्क बता रहा हूं, मैं आपको फर्क बता रहा हूं। मेरी जानकारी धर्म के मामले में आपके बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी अभी आपने कहा अंबेडकरवाद, लोहियावाद, राम राज्य, तो ये कोई कोडिफाइड वे ऑफ लाइफ नहीं है। इसमें कोई लिखकर नहीं बताया गया है कि आपको अपनी जिंदगी ऐसे जीनी है, आपको ये पहनना है, इतने बजे उठना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये हलाल है, ये हराम है, ये नहीं बताया गया है। कॉन्टेक्ट में रखिए ना, नोशनल चीज है, अपने कॉन्टेक्ट में, वो एक नोशनल चीज है। जो आप जिस चीज की आप वकालत के बारे में बात करें, वो एक कोडिफाइड वे ऑफ लाइफ है कि हर किसी को ऐसे जीना चाहिए, इसका ये हक है, इसका ये हक नहीं है। कोडिफाइड कुछ भी नहीं है। क्या कोडिफाइड नहीं है? क्या कोडिफाइड नहीं है? हर चीज तो धर्म के नाम पर हो रही है। बात हम तालिबान की कर रहे हैं, वो हर चीज धर्म के नाम पे करता है, वो हर चीज धर्म के नाम पे करता है। शरिया लॉ और क्या है? विद ड्यू रिस्पेक्ट, शरिया लॉ इज अ कोडिफाइड वे ऑफ लाइफ जो आप हर किसी पे नहीं थोप सकते। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, एक छोटी सी बात कह रहा हूं।
अरे भाई सौरभ, मुझे आने दीजिए अब। ठीक है, मैं उसको इस्तेमाल अपने जिंदगी में हर पहलू पर उसको फॉलो कीजिए। ठीक है जफर साहब, जफर सरेश वाला बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, प्लीज सॉरी सर। नहीं। जफर सरेश वाला, देखिए, पहली बात तो हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तान में हैं जहां पर सेक्युलर डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन का है। इससे ज्यादा और इससे कम, इस कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा और इससे कम हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी सारी हिफाजत है। रही बात तालिबान की, अब देखिए हिंदुस्तान की, और मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं जफर साहब की बात से कि हमारी गवर्नमेंट देखिए क्या है, खामोशी से देख रही है। सौरभ, आप भी दिखा रहे हैं, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, कुछ तालिबान की फेवर की भी आ रही हैं, उनकी मुखालिफत की भी आ रही है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है बहुत खामोशी से देख रही है सब कुछ। तेल देखो, तेल की धार देखो। मैं भी अब ये मानता हूं कि हमें अभी इंतजार करना चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट का बिल्कुल बैक चैनल डिप्लोमेसी बिल्कुल चालू है। और मैं अब यहां एक बात कहना चाहता हूं कि इनके जो शाहीन साहब हैं, जो सोहेल शाहीन, इनको हिंदुस्तान की एक बहुत ही मशहूर हमारी थिंक टैंक है जिसका नाम है GCTC, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म की थिंक टैंक है। उसमें हमारे मुल्क के रिटायर्ड आर्मी के चीफ, एयरफोर्स के, नेवी के रिटायर्ड एम्बेसडर और हमारी सरकार के और हमारी गवर्नमेंट के बहुत सारे एम्प्लॉइज उसमें आए हैं। 1 साल पहले या 9 महीने पहले ये GCTC वाले सोहेल शाहीन साहब को लाए थे वेबिनार में, मैं भी था उसमें, और मैंने ये सवाल उनसे तब कहा था, इसलिए कि देखिए ये ऑलरेडी 2020 फरवरी में जब ट्रंप ने इनके साथ डील किया था तालिबान के साथ, तो तब यह पता चल गया था कि शायद 2-4 महीने में या 1 साल के अंदर तालिबान की हुकूमत आने वाली है। उनकी कतर में ऑफिस थी, तब ये मैंने इनसे यह सवाल पूछा था कि भाई ठीक है, हम पुराने उसमें नहीं जाना चाहते, अब जब आपकी हुकूमत आएगी तो क्या आप औरतों के हुकूक जो दुनिया में हैं क्या वो देंगे, माइनॉरिटीज की हिफाजत आप करेंगे, और जो पुराने, जो आपने अपने मुल्क को टेररिज्म के ऊपर जो चलने वालों को आपने एक सेंचुरी दी थी, क्या ये देंगे? तो उस वक्त ये शाहीन साहब ने बहुत क्लियर कट कहा था कि देखिए हम लोग औरतों के हुकूक पूरी तरह से देंगे। दूसरा, हम अपने मुल्क को, और उसमें खास तौर से उन्होंने कहा था कि हम अपने मुल्क को हिंदुस्तान के खिलाफ भी जो लोग हैं उनको हम बिल्कुल यहां पनपने नहीं देंगे। और उसने ये कहा था शाहीन ने कि बिल्कुल हिंदुस्तान ने हमारी बड़ी मदद की है। हमारे मुल्क की पार्लियामेंट जो मोदी साहब ने इनॉग्रेट की थी 2015 में, वो आपने दी है हमको। हमारे मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी हिंदुस्तान दे रहा है। हमारे मुल्क की बहुत सारी सड़कें हमें हिंदुस्तान ने दी है। तो मैं समझता हूं कि हमें तेल देखना है, तेल की धार देखनी है, और एक महीना या 1 हफ्ते के बाद हम इनके बारे में टिप्पणी करेंगे। और बिल्कुल मैं चाहता हूं कि इनकी फेवर में भी या इनकी मुखालिफत में भी जो लोग बोल रहे हैं, अभी हमको खामोशी इख्तियार करने की जरूरत है। चलिए बोलिए शोएब जमे। ये देखिए, आज शायद यहां से मैं पहली बार जफर भाई और जफर सरेश वाला दोनों की बातों से बिल्कुल सहमत हूं कि हमें वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग बार बार सेल्फ गोल क्यों करते हैं। यहां बात फॉरेन डिप्लोमेसी की हो रही है, यहां पे बात हमारी फॉरेन पॉलिसीज की हो रही है, तालिबान की हो रही है। हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहिए जिससे भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जाए, उसकी सोच की बात, ये बार बार सेल्फ गोल नहीं करना चाहिए। दूसरी पॉइंट ये है कि इंडियन मीडिया में जो वार मॉन्गरिंग लगातार चल रही है, उसका हमारे फॉरेन डिप्लोमेसी में, पॉलिसी में बहुत नुकसान होगा। हम क्यों बार बार इस तरीके से शो कर रहे हैं कि भाई कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद का जो है अड्डा जो है तालिबान। या अरे भाई, एक रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट, एक मतलब गवर्नमेंट आई है प्रेसिडेंशियल पैलेस में, उसका हस्तांतरण हुआ है, बाकायदा सिग्नेचर के साथ वो आए हैं। अशरफ गनी उसने उसको गले लगाया है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के दोस्त रहे। हमारे फॉरेन मिनिस्टर उनसे बातचीत कर रहे हैं बैक चैनल। तो बार बार इंडियन मीडिया में जो ये 2-3 दिनों से जो वार मॉन्गरिंग देख रही है और जो नेगेटिव पिक्चर जो हम इतना पेंट कर रहे हैं 1996-2001, आपको तालिबान में पॉजिटिव क्या दिखता है? देखिए जफर सरेश वाला, देखिए मैं तो उसी बिना पर बात कर, एक सेकंड शोएब, मैं उसी बिना पे बात कर सकता हूं जो मैंने देखा है, और मुझे नहीं लगता कि आपने भी मुझसे ज्यादा तालिबान को देखा है। ठीक है, नहीं तो आपको अभी से क्या पॉजिटिव क्या दिखाई दे रहा है भाई?
आप वो तस्वीरें भूल गए हैं? वो तस्वीरें भूल गए हैं क्या? नहीं, देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, और उसमें वॉर मॉन्गरिंग क्या है? में चाहे हेरात हो, कंधार हो या काबुल, उसमें कहीं ऐसी अफरा तफरी की तस्वीर नहीं है। सिर्फ ये काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। लेकिन आपको पता होना चाहिए, काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमेरिकियों के हाथ में है। यूनाइटेड स्टेट्स की जो फौजें हैं वो कंट्रोल में रख रखी है। यहाँ पे तालिबान का कब्जा नहीं है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के कब्जे में है, तब ये हालात है, तो ये इसका जिम्मेदार तो तालिबान नहीं होगा ना। लेकिन वो डर के यूनाइटेड स्टेट्स से नहीं भाग रहे ना, वो तालिबान से डर के यूनाइटेड स्टेट्स भागना चाहते हैं। वो डर तो तालिबान से रहे। क्यों रहे? तालिबान ने इनको थोड़ी ना यहाँ से भागने के लिए। आप दिल्ली में बैठे हैं, वो काबुल में बैठे हैं, ये आपको कैसे पता है? आप दिल्ली में बैठे हैं ना, आप दिल्ली में बैठे हैं, काबुल में आदमी क्यों भाग रहा है? आप उनको समझा रहे हैं भाई क्यों भाग रहे हो? वो जानता है कि आप जानते हैं उसमें क्या बीत रही है। मैं कह रहा हूं कि हम अगर वॉर मॉन्गरिंग मीडिया में करते रहेंगे, कोई वॉर मॉन्गरिंग नहीं है, वॉर मॉन्गरिंग नहीं है, तो शायद हमारी फॉरेन 4 दिन पहले की खबर है, इसके वीडियोस भी आए हैं, आपने भी देखे होंगे। 15 साल से लेकर के 40 साल तक के बच्चियों और औरतों की जो अविवाहित हैं, उनकी शादियां जबरदस्ती तालिबान के लड़ाकों से कराने के आदेश दिए गए हैं। घरों से बच्चियों को छीना गया है। ये रिकॉर्ड की बात है, खबरें हैं ये। और आपको ये लगता है कि हमें उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। भाई करेंगे तो हम क्या करेंगे? करेगी जो सरकार करेगी, लेकिन हम कहें भी ना। सवाल यह है कि जिसको रिकॉग्नाइज अमेरिका कर रहा है, जिसको चाइना रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार है, और आप ट्रांजिशन करके बाकायदा यहां से दोहा कतर में इतने दिनों से बात करते रहे, मुल्ला बिरादर को आपने यहां से रिलीज करवाए। मैं कोई अनलॉजिकल बात नहीं कर रहा हूं, इलॉजिकल, बल्कि एक टेक्निकल पहलू पे बात कर रहा हूं कि आप ये क्रोनोलॉजी तो देखिए ना। ये सब यूएस की सह पर हो रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की सह पर हो रहा है। ये खुद इन्होंने जाकर के कोई नारे तकबीर अल्लाह अकबर करके नहीं छीन लिया मुल्क। ये सब गलत बात हैं भाई। अरे भाई मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, वो वहां अफगानिस्तान में जो हालात बने वो बने। अगर तालिबान 1996 वाले हालात ना बनाए, मैं जरा जवाब दूं। एक मिनट जबर सवाल। तालिबान 1996 से लेकर 2001 तक जो करता आया वो ना करे, इसका दबाव उस पर नहीं बनना चाहिए। बजाय आप ये कहे कि भाई ऐसा ना हो, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो तब हुआ था। बजाय वो कहने की आप कह रहे हैं कि आज तो बड़े भले लग रहे हैं। दिखाया जितना बैलेंस अप्रोच सरकार ने दिखाया, जितना बैलेंस अप्रोच अभी हमारे जफर भाई ने दिखाया है, सरकार के प्रवक्ता हैं जफर इस्लाम सर, वही बैलेंस अप्रोच अगर मीडिया दिखाएगी तो इसका बहुत फायदा होगा। मेरा अगर आप चाहते हैं कि कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट तालिबान को मीडिया दे दे, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपकी जायज मांग है ये, क्योंकि नहीं भूल सकता कोई आदमी, नहीं भूल सकता इन्होंने क्या किया है। अरे कोई भूल नहीं सकता। मैं आपको पूरी लिस्ट गिना दूं क्या क्या किया है। बात कहना चाहता हूं, एक मिनट। जफर इस्लाम, फिर सरेश वाला जी। जफर इस्लाम, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी बात बिल्कुल जायज है सौरभ जी। जो इतिहास बताता है वो इतिहास बिल्कुल वाज़ेह करता है कि उनकी हुकूमत किस तरह की रही है, बर्बरता रही है, कठोरता रही है, और जिस तरह से उन्होंने जुल्म किया है वो सब लोग जानते हैं, और रूल ऑफ लॉ क्या था उनका वो भी हम पहचानते हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना आपसे अर्ज कर रहा था कि इस वक्त जो है एक सरकार के जो नीति होनी चाहिए वो सबसे पहले प्राथमिकता सरकार डिसाइड करती है। मैं सहमत हूं। 2 चीज मैंने कही जो बड़े अदब से मैं फिर से कह रहा हूं। पहले कि हमें अपने लोगों को निकालना है वहां से। कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते हैं हम, जो सरकारी निजाम से कोई ऐसी बात नहीं आई है। सबसे पहले सरकार ने यह प्राथमिकता डिसाइड की है कि हमें अपने लोगों को वहां से निकालना है। यह पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता क्या है कि अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है। अब ये 2 चीजें मैं ये कह सकता हूं कि इस वक्त मैं कोई ना सर्टिफिकेट दे सकता हूं और ना मैं कोई उस सरकार के बारे में कह सकता, इसलिए कि ये सरकार जो है इसके बारे में कोई टीका टिप्पणी करेगी उसके बाद ही बोल सकता हूं। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि अभी की जो ताजा खबरें ये है कि हमारे लोग सेफली निकलने के बिल्कुल नजदीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी हम लोग निकल जाएंगे, इसलिए कि उन्होंने परमिशन दी है। यह अच्छी खबर है कि परमिशन दी है वहां लैंड करने के लिए हमारे एयरफोर्स के जहाज को, और साथ साथ उन्होंने वहां पर मीडिया में, वहां लोकल मीडिया में यह कहा है कि हम हिंदुस्तान के दूतावास को और वहां पर रहने वालों को किसी तरह की हताहत नहीं करेंगे, और वहां के जो उन्होंने हमें हेल्प किया है हम उनके साथ मतलब कोई भी गलत तरीके से पेश नहीं आएंगे। तो अभी हमारे जो वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं
उनको लिए ये राहत भरी खबर है। मुझे लगता है इसके बाद जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स क्या होंगे, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स क्या होंगे उनके एक मिनट, अरे एक मिनट भाई, कंप्लीट कीजिए जफर जी, कंप्लीट कीजिए। एक मिनट, अरे शोएब साहब, मैं आपकी बात करें, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, कोई अगर आज ये सर्टिफिकेट देगा तालिबान को तो वो बिल्कुल गलत है कि वो अच्छे तालिबान, और जैसे हम लोगों ने क्रिटिसाइज खुद किया है जब अमेरिका ने कहा है बैड तालिबान गुड तालिबान, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया बैड तालिबान गुड का तालिबान? अमेरिका ने दिया है। उसको कुछ मुल्कों ने माना, कुछ मुल्कों ने नहीं माना, हमने भी उस पर बहुत गहराई से चिंता की है। लेकिन चूंकि सरकार है, ठीक है, एक मुल्क है हमारा, मुल्क अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करके चलता है। हम अभी इस पे कोई टिक्का टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है, हम थोड़े देर वेट करेंगे, उसके बाद करेंगे। ठीक, सुरेश बाला जी, शादाब, इनके बाद आप। सौरव, देखिए, ये जब तालिबान का जब शुरू हुआ दोबारा कि शायद ये हुकूमत में आएंगे, तो मुझे मालूम है कि बहुत सारे दानिश्वर और बड़े इस्लामिक स्कॉलर इनके पास गए और इनको साफ कहा कि देखो, जो गलतियां तुमने दोहराई थी पहले, ये गलतियां मत करना, तुम अब मुल्क चलाना है। और मुल्क जो है, वो ये लफ्ज इस्तेमाल किया था कि मुल्क जो है वो रुखसत से चलता है, मतलब आपको बहुत ही ब्रॉड बन के चलना पड़ेगा। आपको औरतों के हुकूक, माइनॉरिटीज के हुकूक, शियाओं के, सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर आप मुल्क को मदरसा या मस्जिद की तरह चलाना शुरू करोगे, जो पहले किया था, तो तबाही और बर्बादी वापस लेकर आओगे। तो अभी ये काफी सोच समझ के साथ आ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने जो हमारी सबकी जो चिंता है, ये बहुत सारे दानिश्वर और इस्लामिक स्कॉलर्स ने इनके सामने रखी है कि अगर वो दोबारा दोहराओगे, और खास तौर से हिंदुस्तान के मामले में उन्होंने बहुत क्लियर कट कहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ वैसा ताल्लुक रखेंगे। भाई, पाकिस्तान के साथ है, ठीक है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के साथ भी हम ताल्लुकात वैसे रखेंगे जैसा हिंदुस्तान रखता है, कि भाई सऊदी अरब से भी ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ भी हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ। तो अब मेरे ख्याल से ये मार खा खा कर, और पिछले इतने सालों में, ये अब इनको एक मौका देना चाहिए। और यही बात जफर इस्लाम साहब की जो है कि हमें इनको 8-10 दिन 15 दिन देखें, और फिर हम अपने एतबार से हमारे मुल्क के लिए क्या सही है क्या गलत है, उस एतबार से हम इनके साथ डील करना शुरू करें। यह सही होगा। किसी किस्म का सर्टिफिकेट देने की अभी कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चलिए, ठीक, सही या गलत। ठीक, शादाब चौहान, तो मैंने कहा कि ये वेट एंड वॉच पॉलिसी, मैं जो बात कह रहा था, एक सेकंड, जफर इस्लाम साहब और जफर सरेशवाला साहब, दोनों लोगों ने जो बात कही वो साफ है कि तालिबान ने पॉजिटिव गेस्चर हमारे कंट्री को दिखाया है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे वहां इन्वेस्टमेंट है और जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, उसको समझते हुए हमें एंटी तालिबानी बन जाने से कुछ हासिल नहीं होगा, हमें किसी को दुश्मन बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें यहां पर पॉजिटिव मूव के साथ चलना होगा। यही मैंने कहा था कि हम सरकार को मुबारकबाद देते हैं, फिर वही और अनुरोध करते हैं कि वो अत्याचार ना करे। यही बात जफर भाई कह रहे हैं, लेकिन हमारी बात बुरा लग गई, हमने देश हित में बात कही। कौन अत्याचार और किस तरह का अत्याचार? यही देखिए सौरभ जी, ये जो बात कर रहे हैं ना शादाब साहब वैसी बात कर रहे हैं जो कोई मुस्लिम समाज का आदमी नहीं करेगा, इसलिए कि इनकी बात जो है वो कोई मुस्लिम समाज के लोगों को बहुत कम मिलेंगे। ऐसे 8-10 लोग मिलेंगे जो सरफिरे लोग, 99% लोग हमारे समाज के निज़ाम मुस्तफा, तो ये होना चाहिए, तो वो होना चाहिए। जहनियत इनकी इतनी घटिया जहनियत वाले लोग हैं। अरे भाई, देश में कानून है कि नहीं? देश को अपना इंटरेस्ट देखना है कि नहीं? देश को अपना इंटरेस्ट देखना है कि नहीं? देश अपने इंटरेस्ट, मैं बार बार कह रहा हूँ, देश अपने इंटरेस्ट से पहले अपने लोगों को बाहर निकालेंगे, फिर देश अपने हिसाब से चलेगा। अब उसके देश के इंटरेस्ट में जो होगा वो करेंगे। आज उसके बारे में आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें कि ये तालिबानी के साथ ये करो और तालिबानों के साथ वो करो, क्यों करे भाई? आपको पता है क्या उसके तालिबान ने क्या आपको पेशकश की है? क्या आपको पता है? तालिबान और अमेरिका की, अरे क्या पता है आपको क्या पेशकश की? देखिए, देश के हित में बात कीजिए। देश, आपको इतना ही बोलना चाहिए कि हमें अपने देश के आपको बोलना चाहिए हमें अपने देश के जो भी इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड करके हमारी सरकार चले, बस
यही सरकार को आजादी है कि अपने देश के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। आपको खुश करने के लिए नहीं कर सकती ना सरकार। सरकार आपको खुश नहीं कर सकती, सरकार किसी को खुश नहीं कर सकती, हमको नहीं, आपको नहीं, सौरव जी को नहीं, जफर सरेशवाला जी को नहीं। सरकार और देश के लिए काम करती है। बात कही है, बड़ी बैलेंस्ड बात उन्होंने कही। इन्होंने ना अपनी तरफ से ये कहा कि तालिबान का पुराना ही रुख याद रखो, ना ये कहा कि ये मान के चलो कि ये पूरी तरह बदल गए हैं। दोनों ने कहा वेट एंड वॉच। लेकिन आप ये चाहते हैं कि हम आज पहले से दोस्ती गांठ लें, वो आप दूसरी तरफ वो कह रहे हैं मैं दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। मैं सहमत हूं, तो कम से कम इन दोनों लोगों की बात पर तो आप इत्तेफाक कीजिए। दोनों का कहना है कुछ दिन देखिए, कौन जाने वहां पर अब किस रंग का तालिबान है। सौरभ भाई, मैं तो कह रहा हूं कि जफर सरेशवाला साहब और जफर इस्लाम साहब दोनों की बातें प्रमाणित करती हैं कि हमारी सरकारें बातचीत कर रही हैं और यही वक्त की जरूरत है कि हम किसी दुश्मन को मौका ना दें। हम उनसे अपना पॉजिटिव गेस्चर जो दिखाया है उन्होंने भारतीय दूतावास के लिए, जो हमारे नागरिकों के साथ उन्होंने अच्छा व्यवहार किया है, हम भी वही दिखाएं। हम कहें कि पूरी खबर आने तो दीजिए बाहर, पूरी तस्वीर साफ तो होने दीजिए। आप पता नहीं जेब में क्यों इतना बड़ा कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं तालिबान के लिए। अभी से आप चाह रहे हैं कि अभी से गुलदस्ते भिजवा दिए जाए उनको, आप चाह रहे हैं उनके लिए टी पार्टी रखवा दी जाए कहीं पर। क्यों भाई, आपको इतनी जल्दबाजी क्या है? सौरभ भाई, हम टी पार्टी की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमें उस बारे में नेगोशिएशन के लिए तमाम कंट्रीज जो सरकार है ना, वो तो सरकार करेगी, जो कर रही है। अभी आप खुद कह रहे हैं इन्होंने बात की थी, तो सरकार को जो कुछ लग रहा है सरकार कर रही है, सरकार सौरभ सरकार कर रही है, हमारे जो बहुत अच्छे अंदाज में कर रही है। देरी में पाकिस्तान और चाइना को मौका ना दे हमें वहां। अरे भाई, सरकार कर रही है। देखिए, ऐसे ही नहीं होता, मुल्क ऐसे ही नहीं चलता। चलिए खैर, मैं जो एक जुमला, हमारी सरकार बिल्कुल अच्छा अंदाज से कर रही है, बेहतरीन अंदाज में कर रही है। देखें तो आने वाले कुछ दिन जो है वो बहुत कीनली ऑब्जर्व करने पड़ेंगे और पूरी दुनिया के साथ साथ भारत और हम सब देखते हैं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों लोगों का आज कुरुक्षेत्र में आने के लिए। अब चलते हैं ज्योति मिश्रा के। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।